हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करी थी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास होती है उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जिसमें हमने देखे थे कि इसके 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके थे। क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पास होती है जब वो अर्थ की सरफेस से क्या करता है, राइज करता है। अर्थ की सरफेस से उसकी पोजीशन वर्टिकली क्या होती है, चेंज। तो उसके बाद जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, mgh। सेकंड क्या होती है, इलास्टिक एनर्जी। तो अपन कौन सी एनर्जी पढ़ रहे हैं, इलास्टिक एनर्जी, स्प्रिंग के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो इलास्टिक एनर्जी की फॉर्म में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। कि स्प्रिंग को जब मैं इलोंगेट करता हूँ या फिर कंप्रेस करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब वो एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे होगी कि जब उसको इलोंगेट या फिर कंप्रेस अपन कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी का अमाउंट कितना आ रहा है, वो अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे अपन समझते हैं कि ये एक सेटअप है। इस सेटअप, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, ये आपकी वॉल, ये क्या है, ग्राउंड। इस वॉल से आपने एक स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग के एक एंड को आपने क्या कर दिया, वॉल से क्या कर दिया, रिजिड वॉल से अटैच कर दिया। सेकेंड एंड को आपने एक m मास के ब्लॉक के ऊपर क्या कर दिया, अटैच, उससे कर दिया फिक्स। ठीक है, अब इस ब्लॉक का मास कितना है, m, और स्प्रिंग का जो मास है इस ब्लॉक के मास के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। इसलिए अपन इसको क्या कंसीडर करते हैं, टेंस टू 0। किसको, स्प्रिंग के मास को। तो यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग, क्योंकि अपन एजम्पशन ली कि इसका मास कितना है, लगभग टेंस टू 0, तो एक मासलेस स्प्रिंग कनेक्ट है किससे, m मास के ब्लॉक से। अब इस टाइम पे इनिशियल फिगर नंबर 1 के अंदर इस स्प्रिंग के इस ब्लॉक के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मतलब न तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, इलोंगेट, न अपन इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है कि न तो इसको क्या कर रहे हैं, इलोंगेट, न इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। अब न इलोंगेट कर रहे हो न कंप्रेस कर रहे हो, तो ये जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अपन क्या बोल सकते हैं कि इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इसके पास कोई एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने न तो इसको इलोंगेट करा न इसको कंप्रेस करा, तो इसमें एनर्जी कोई भी स्टोर नहीं हुई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि आपने क्या करा, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कितना, F, और इसको अपनी नेचुरल पोजीशन से क्या कर दिया, इलोंगेट, और आपने इसका जो नेचुरल पोजीशन से एक डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कितना, x। ये अपन क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। और ये जो xm है, ये xm क्या बता रहा है कि भाई ये स्प्रिंग का क्या हो सकता है, मैक्सिमम इलोंगेशन हो सकता है। आप मैक्सिमम उसको इतना क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो उसकी नेचुरल पोजीशन से स्प्रिंग को। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं कि स्प्रिंग के ऊपर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या करता हूँ, उसको इलोंगेट करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो उसी मूवमेंट पे अब स्प्रिंग को आप, लेट से ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो स्प्रिंग अपने ऊपर क्या लगाएगी, वापस नेचुरल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, रेजिस्टिंग फोर्स। इसीलिए क्या करते हैं कि जब हम स्प्रिंग को या रबर को इलोंगेट करते हैं, तो जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वापस वो क्या हो जाता है, उसकी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप स्प्रिंग के ऊपर या रबर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन की साइड पे वो क्या करता है, स्प्रिंग क्या करती है, एक फोर्स लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, और जिसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, Fs से। तो Fs क्या है, स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स कौन है, स्प्रिंग लगाती है इंटरनली, क्या करने के लिए, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेचुरल पोजीशन को अटेन करने के लिए। कब लगाती है, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0, और अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स भी कुछ लगेगा। तो एक चीज समझ में आ गई कि अगर स्प्रिंग का जो इलोंगेशन की डायरेक्शन है और जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये कब हुआ, जब मैंने उसको क्या करा, इलोंगेशन करा, स्ट्रेच करा। लेकिन अगर मैं इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, कंप्रेसिंग, और इस स्प्रिंग को मैं क्या करता हूँ, कंप्रेस, तो ये मैंने उसको क्या करा, कंप्रेस करने की कोशिश करी। जब मैंने इसको कंप्रेस करने की कोशिश करी, तो इसकी ये जो नेचुरल पोजिशन है, उस नेचुरल पोजिशन से क्या आ गई, इतना
मैक्सिमम क्या हो गई, कंप्रेस। अब ये कंप्रेस हो गई, पर जो इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कौन सी होती है, स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जिधर अटेन करना चाहती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी फर्स्ट डायग्राम में, तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किधर है, जिधर नेचुरल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो वहाँ पे किसकी डायरेक्शन हो गई, स्प्रिंग फोर्स की। अब आपने उसको कंप्रेस कर दिया तो वापस क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स किधर की डायरेक्शन में, नेचुरल पोजीशन की डायरेक्शन में, जो कहाँ पे ये है, तो वापस क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, नेचुरल पोजीशन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन है और जो आपके कंप्रेशन की डायरेक्शन है, जितना आपका कंप्रेशन हो रहा है वो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, स्प्रिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स की और उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में, और जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो, और जो इलोंगेशन और कंप्रेशन होता है उसके बारे में। डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, ब्लॉक का। मतलब अगर आप ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर रहे हो तो ये स्प्रिंग फोर्स भी ज़्यादा है, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो रहा है, ज़्यादा। और अगर कम डिस्प्लेसमेंट करते हो तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा, कम। इसका मतलब कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है Fx, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो स्प्रिंग फोर्स भी ज़्यादा, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो स्प्रिंग फोर्स भी कम है। तो यहां से जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, Fx इक्वल टू kx, जहां पे जो k है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से k कितना आ जाएगा, Fx अपॉन x। Fx की F क्या है, फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। मतलब इसकी यूनिट कितनी हो जाती है, न्यूटन पर मीटर। और k से पता क्या चलता है, अगर किसी स्प्रिंग का k ज़्यादा है, k ज़्यादा है का मतलब क्या है, फोर्स ज़्यादा है पर डिस्प्लेसमेंट। k ज़्यादा है का मतलब क्या है, फोर्स ज़्यादा है पर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो कैसी है, स्टिफ है। स्प्रिंग कैसी है, स्टिफ है। और अगर आपकी k की वैल्यू कम है, इसका मतलब जो स्प्रिंग होगी वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। तो अगर k की वैल्यू ज़्यादा मतलब स्प्रिंग क्या होगी, स्टिफ होगी, और k की वैल्यू कम है मतलब स्प्रिंग क्या होगी, सॉफ्ट। मतलब स्टिफ का मतलब क्या है कि आपको जितना डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्या होगा, ज़्यादा। तो इसलिए अपन बोलते हैं ना स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, आप उसको इलोंगेट ही नहीं कर पा रहे। और सॉफ्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है कि ईजिली उसको इलोंगेट अपन कर लेते हैं, मतलब उसकी जो स्टिफनेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम। तो ये पता चलता है अपन को किससे, किसकी वैल्यू से, k की वैल्यू से। और ये आपका Fx जो है ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स। ये कब अप्लाई होता है, जब अपन एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं उसको इलोंगेट या कंप्रेशन करने के लिए। अब स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, अब इस स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन कितना होगा, लेट्स एज्यूम मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ और एक्सटर्नल फोर्स से उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स लगा रहे हैं और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस स्प्रिंग फोर्स से कितना वर्क डन होगा अपन को वो निकालना है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है Fx, इससे वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले अपन एज्यूम कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन को जब चीज़ नहीं पता होती तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल वर्क डन निकालते हैं, डिफरेंशियल अमाउंट निकालते हैं। तो डिफरेंशियल वर्क डन में कर रहा हूं किसके लिए, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल वर्क डन, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स। फोर्स कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे आपका जो साइन होगा वो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। क्यों साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमेशा अपन ने अभी जो डायग्राम देखे उसमें हमने क्या देखा कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन और ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट। अगर स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट में। और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स का लग रहा है राइट हैंड साइड। मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट। इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कि मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की क्या है, अपोजिट। और यहाँ पे आप स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, dw इक्वल टू kx dx। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि साइन यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये अपना क्या निकल गया, स्मॉल वर्क डन किसके लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए, किसके रेस्पेक्ट में, स्प्रिंग फोर्स के रेस्पेक्ट में। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन किसकी वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, डिफरेंशियल। लेकिन हो सकता है कि मेरे को एक स्प्रिंग
और ब्लॉक का जो मैं डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ ब्लॉक का वो जो है वो क्या एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे हो रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने क्या करा कि उसकी नेचुरल पोजीशन से थोड़ा सा उसका क्या करवाया डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है कि मैं उसका इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मैं क्या करवा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूँ। लेट से ये पोजीशन कितनी है एक्स आई और ये पोजीशन कितनी है एक्स एफ। तो आपको क्या मिल गई लिमिट मिल गई, किसकी लिमिट मिल गई डिस्प्लेसमेंट की लिमिट मिल गई कि ब्लॉक का ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स आई से एफ एक्स एफ। तो अगर आपको टोटल वर्क डन कितना निकालना है तो अब लिमिट मिल गई और टोटल वर्क डन निकालना है और चीज़ क्या कर रही है वेरी कर रही है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंटिन्यू वेरी कर रहा है अभी अपन ने देखा। तो हमेशा कोई चीज़ जब वेरी करती है कंटिन्यूअस फॉर्म में और अपने पास लिमिट्स अपन को पता होती है तो अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये अपन ने क्या निकाला था डिफरेंशियल वर्क डन डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अपन क्या निकालेंगे टोटल वर्क डन डब्ल्यू, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। लिमिट क्या लग जाएगी एक्स आई टू एक्स एफ। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया लिमिट ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ माइनस का के एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का के कांस्टेंट इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। एक्स की पावर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1। एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा और क्या होता है फॉर्मूला एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो कितना हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन के बाद कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट कर देंगे अपन कितनी है एक्स एफ और लोअर लिमिट कितनी है एक्स आई। तो लिमिट पुट कर रहे हैं माइनस के कितना हो जाएगा एक्स एफ का स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स आई का स्क्वायर बाय 2। माइनस के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस ऑफ के एक्स एफ का स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस के एक्स आई का स्क्वायर बाय 2। माइनस को उधर लेके जा रहा हूँ तो फाइनल जो मेरा वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा के एक्स हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर। तो ये मेरे को क्या मिल गया टोटल वर्क डन मिल गया किसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स की वजह से उसको एक इनिशियल पोजीशन से कहाँ ले जाने के लिए फाइनल पोजीशन पे ले जाने के लिए। अब ये जो अपने वर्क डन निकाले है किसकी वजह से निकाला कि आपका जो स्प्रिंग फोर्स है स्प्रिंग फोर्स के रेस्पेक्ट में अपन को इस ब्लॉक को मोशन करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए। पर अगर मैं बोलूँ कि आपकी जो ब्लॉक को मैंने ये इसकी नेचुरल पोजीशन है ये कोई भी इसकी इनिशियल पोजीशन हो सकती है, मैंने उसको इनिशियल पोजीशन से मोशन करवाया फाइनल पोजीशन पे और फाइनल से वापस कहाँ लेके आ गया इनिशियल पोजीशन पे। इसका मतलब जो इनिशियल पोजीशन है ब्लॉक की वही कौन सी पोजीशन है अगर फाइनल पोजीशन हो, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होती है तो अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो दोनों में हाफ आ रहा है दोनों में क्या आ रहा है, अगर x का अमाउंट दोनों में सेम हो जाता है तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। तो ओनली अपन क्या बोल सकते हैं कि इफ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो सेम, मतलब एक्स आई किसके इक्वल हो एक्स एफ के, उस केस में ओनली उस केस में आपका जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0। तो मेरे को वर्क डन 0 मिल गया अगर मैंने इस ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या कर दी सेम। अब यहाँ से अपने कंक्लूजन क्या निकलते हैं, सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपका ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके डिस्प्लेसमेंट के स्प्रिंग फोर्स। ये जो दिया था ये हुक्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए अपन इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं कि ये आपका क्या है हुक्स लॉ की स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका पहला कंक्लूजन निकला। सेकंड कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो वर्क डन होता है मेनली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। थर्ड अपन को क्या चीज़ पता चली कि अगर मैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम कर देता हूँ, मतलब मैं एक साइक्लिक वर्क डन करता हूँ तो साइक्लिक वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है 0 और साइक्लिक वर्क डन की वैल्यू 0 ओनली कौन से फोर्स के लिए आती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स भी कौन सा फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब ये सब अपन ने जो बात करी वर्क डन के लिए किसके लिए करी अपन ने स्प्रिंग फोर्स के लिए, लेकिन अपन ने अप्लाई क्या करा था एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब अगर मेरे को एक्सटर्नल फोर्स की टर्म में ये वर्क डन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। अब स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या थी एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट, इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा वो इसके क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो वर्क डन निकला अगर मैं इसका माइनस ले लेता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। तो इस इक्वेशन को अगर मैं माइनस की फॉर्म में लिखता हूँ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू जो अभी अपन ने निकाला। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई का स्क्वायर। यहाँ पे पहले एक्स आई आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा बाद में। ये अपनी फाइनल इक्वेशन हो जाती है किसकी एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन की।
ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी जो इनिशियल पोजीशन है स्प्रिंग की वो कौन सी पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल पोजीशन पे थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, तो अभी मैंने पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि जब स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, नेचुरल पोजीशन होती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो अगर स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन क्या है, उसकी नेचुरल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि x कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि xi अपन मेजर कहाँ से करते हैं, नेचुरल पोजीशन, तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0। और अगर ये 0 हो गई तो फाइनल अपनी जो वर्क डन बचा वो कितना हो गया, वर्क डन फाइनल कितना बचा, W = ½ k x f का स्क्वायर। अब ओनली एक x बचा है तो इनिशियल फाइनल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फाइनल कितना आ गया आपका, वर्क डन। और अपन जो वर्क डन करते हैं वही किस में सेव हो जाता है, उसके एनर्जी की फॉर्म में। कैसे, याद करो, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन जब अपन चेंज करते हैं, तो जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो वर्क डन होता है वही किस में सेव हो जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यही तो अपन ने अभी तक पढ़ा है। फिर से एक बार सुनो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस से या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपन चेंज करते हैं, तो जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए वर्क डन अपन करते हैं वही वर्क डन सेव हो जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये जो वर्क डन है यही क्या है, स्प्रिंग की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, जब आप उसको क्या करते हो, एक्स डिस्प्लेसमेंट जितना स्ट्रेच करते हो। और ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की, और ये किसकी है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, तो कितना होता है, ½ kx², जहाँ पे x क्या है, कितना उसको आपने स्ट्रेच करा स्प्रिंग को, या फिर ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, और k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसलिए अपन इसी इक्वेशन को वापस लिख रहे हैं कि ये जो अपन ने वर्क डन लिखा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कितना आ रहा है, ½ kx f² माइनस ½ kx i²। यही क्या होती है आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ½ kx f² माइनस ½ kx i²। ठीक है, ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। और अगर इनिशियल पोजीशन क्या हो जाती है, नेचुरल पोजीशन, तो वही क्या हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, U ½ kx²। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, स्प्रिंग की। इसी चीज़ को अपन एक और मेथड से निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ स्प्रिंग फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आ गया, स्प्रिंग फोर्स। तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका आता है, ये क्या आता है, Fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कौन सी आती है, माइनस की। इसका मतलब Fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। अगर ये माइनस नहीं होता तो लाइन कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है, लेकिन अगर माइनस आ गया तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन कौन से साइड में, नेगेटिव साइड में। मतलब जब x कम हो रहा है तो f इंक्रीज हो रहा है, x कम हो रहा है तो f इंक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x के अंदर। ये कौन सी डायरेक्शन है, x की नेगेटिव, ये fx की कौन सी है, पॉजिटिव, और ये fs की कौन सी है, नेगेटिव। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि f इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके, नेगेटिव है x के। मतलब अगर x के अंदर जाता हूं तो f की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और दोनों एक दूसरे क्या प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाता है, ग्राफ। और अगर इसी माइनस को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाता है कि x की पॉजिटिव के अंदर f क्या होगा, डिक्रीज। तो इसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ। अब आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक ब्लॉक का एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको अपन ने अभी नाम क्या दिया था, xm। लेट्स अज्यूम वो xm की वैल्यू कितनी है, इतनी। अगर ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, xm, और ये आपकी वैल्यू है स्प्रिंग फोर्स की। लेट्स अज्यूम कि उस xm के ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना है, fs। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपके ग्राफ की लाइन हो गई। और ये आपके जो ग्राफ की लाइन है, इसका अगर मेरे को एरिया निकालना है तो क्या कर देते हैं, उसको एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दो। ये मैंने प्लॉट कर दिया, और ये जो एरिया है ये किसका एरिया आ जाएगा, ग्राफ के कर्व के अंडर का एरिया। और ग्राफ का जो एरिया होगा वो मेरे को क्या देता है, वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कर्व के अंडर का मेरे को क्या देता है, वर्क डन। अब यहाँ पे मेरे को वर्क डन निकालना है, मतलब ये रेड मार्कर का जो एरिया आ रहा है वो मेरे को निकालना है। क्या ये मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। मतलब मेरे को एरिया किसका निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, xm, हाइट कितनी है, fs, तो कितना हो जाएगा, हाफ xm fs। fs किसके इक्वल है,
के एक्स के, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे के एक्स, और अपन मैक्सिमम पोजीशन के लिए ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा एम, तो एक्स एम इंटू एक्स एम कितना हो जाता है हाफ एक्स एम का स्क्वायर और के का सिंपली के। तो फाइनली ये क्या निकल गया एरिया किसका, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का। अपन को पता है कि ये एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है, और वर्क डन कितना आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और यही तो अपना यहाँ पे निकला हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब जो अपन ये डेरिवेशन करी उसको अपन किसके मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, डिपेंड क्वेश्चन में पूछ किससे रहा है। अगर ग्राफिकल में करना है तो ग्राफिकल से करना है, और अगर सिंपली पूछ रहा है तो वो वाली अपन को डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग, की मतलब स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी ओनली किस केस में, जब जो ब्लॉक है जिस सरफेस पे, वो सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है। तो जैसे आपका एक एम मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग का एक एंड कहाँ पे ब्लॉक से अटैच और दूसरा एंड का रिजिड वॉल पे अटैच, ठीक है। अगर मैं ये स्प्रिंग की क्या है नेचुरल पोजीशन, इसको मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के स्ट्रेच करा, इतना स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग को कहाँ तक लेके आ गया, यहाँ तक, और ये क्या है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है विदाउट डिफॉर्म हुए वो कितना है एक्स एम, उतना अगर मैं उसको लाके और जैसे रिलीज कर देता हूँ तो वो स्प्रिंग क्या करने लग जाएगी, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट क्या करने लग जाएगा, ये ब्लॉक ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब ऑसिलेट करने का मतलब क्या है कि ये यहाँ से तो चलना चालू हुआ, जब ये यहाँ पहुँच गया मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो यहाँ पे रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये मोशन में आ रहा था और मोशन में आ रहा था, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से नहीं रुकेगा और इस मेन पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा और अपोजिट साइड में जाएगा। कितना अपोजिट साइड में जाएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जितना जा सकता है और कितना जा सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना आपने उसको इनिशियली क्या करा था, छोड़ा था, रिलीज करा था। तो अब आपकी दो पोजिशन हो रही है, एक तो क्या हो रही है एक्सट्रीम पोजिशन, दो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन हो रही है और एक आपकी क्या हो रही है मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा है कि स्प्रिंग जो है मीन पोजीशन से क्रॉस हुई, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंची, तो जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंची तो वहां जाके रुक गई, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। कब, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, और जब जैसे ही वो मीन पोजीशन पे आ गई तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कितनी हो गई, जीरो, और उस मूवमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम। और सेम अगर वापस ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो काइनेटिक तो कितनी हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। अब 2 मिनट के लिए बात करते हैं अपन किसके लिए, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। सबसे पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी, वी क्या है वेलोसिटी। एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का उसके बाद कोई मोशन नहीं हो रहा है, उस मूवमेंट पे रुकी हुई है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो जैसे ही उस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है तो रुक जाती है, और रुक जाती है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना है मैक्सिमम, तो कितना हो गया एक्स एम। तो ये क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो गई, इन दोनों का समेशन कितना हो गया, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और ये कितनी है, जीरो। तो ये क्या हो गई टोटल एनर्जी। मतलब स्प्रिंग की जब भी क्या करती है, ऑसिलेट करती है मेन पोजीशन के अबाउट, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन की। इंटरमीडिएट पोजीशन की मतलब न तो वो मेन पोजीशन पे है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, बीच में कहीं है, बीच में कहीं है, तो क्या होगा टोटल एनर्जी तो उसके पास कितनी होगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, जो भी अपन ने निकाला टोटल एनर्जी चेंज होगी नहीं। अब टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। अब किसी भी रैंडम पोजीशन के ऊपर एक्सट्रीम और मीन को छोड़ के रैंडम कोई भी पोजीशन है तो उस टाइम पे वो स्ट्रेच भी है और मोशन में भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी किसी भी रैंडम पॉइंट पे इंटरमीडिएट पोजीशन के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रैंडम अपन ने मान ली, रैंडम उसका फॉर्मूला कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये क्या है एक्स एम, ये मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम है तो ये टोटल हो गई। यहाँ पे क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर।
अगर x की वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, और x की वैल्यू मैक्सिमम करूंगा तो ये पूरा क्या होगा मैक्सिमम, और वही क्या है टोटल। लेकिन अभी आप कहाँ हो, बीच में हो, तो आपको नहीं पता कि x कितना है, और x आपको नहीं पता, तो ये जो है ये टोटल नहीं है, ये कुछ अमाउंट है किसका, पोटेंशियल का, और ये कुछ अमाउंट है किसका, काइनेटिक का। इन दोनों को मिला के आपकी टोटल एनर्जी बन रही है किसकी, स्प्रिंग की। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूँ तो वेलोसिटी कितनी आ जाती है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ कॉमन लेके सब जगह पे काट दूंगा तो इधर कितना बचेगा, के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एम का अंडर रूट, ये क्या निकल जाएगा मेरा v। थर्ड अपन बात करते हैं किसके ऊपर, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के ऊपर अपन क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीन पोजीशन पे आ गया। अब ये मीन पोजीशन पे जब आएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एनर्जी है। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है, सिंपली जब आपने इसको रिलीज करा, जैसे रिलीज करा तो उसकी मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे आया मतलब उसको एनर्जी मिली कौन सी, काइनेटिक। वो यहाँ पे रुका नहीं क्योंकि इस जगह पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। क्योंकि जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली, आपने उसको स्ट्रेच करा तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी उसको मिली वो पूरी की पूरी इस मीन पोजीशन पे कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए मीन पोजीशन पे काइनेटिक क्या होती है, मैक्सिमम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन यही क्या है, मैक्सिमम। अब हाफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम क्या होगा v, तो वी एम। और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी के। लेकिन अपन को पता है कि टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अब ये तो 0, इसका मतलब यही टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, और यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी एम का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी एम का स्क्वायर। हाफ से आप कट गया, वी एम कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम एक्स एम। तो ये क्या निकल जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। तो ये क्या करा अपन ने, एनर्जी का कंजर्वेशन देखा कि आपके एनर्जी का क्या, ये कंजर्वेशन, और टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अब अपन क्या देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, देखना, पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के। एम लो मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम ओनली क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के। पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के। और यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी है ये, और ये कितनी है आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के स्क्वायर के। तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और काइनेटिक एनर्जी भी एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ एनर्जी के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। तो वाई एक्सिस के ऊपर तो क्या आ जाएगी, एनर्जी, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। क्यों, क्योंकि मेन पोजीशन के दोनों साइड में आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लिया कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है एक्स एम की, ये प्लस एक्स एम और ये कितना है, माइनस एक्स एम। अब पहले बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये मैंने मान लिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब मेरे को इन 3 पॉइंट को मिलाना है, और कैसा मिलाना है, पैराबोलिक मिलाना है। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है वो कर रही है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा। ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। अब किसका बना रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम मतलब मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वो रुक जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो अब मेरे को वापस इनको मैच करना है, और कैसे करना है, पैराबोलिक। तो ये मैं इन तीनों को मैच कर रहा हूँ, कैसे, पैराबोलिक। तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ किस किस का, पोटेंशियल का और काइनेटिक का। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, और ये क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब चाहे मीन पोजीशन हो चाहे
एक्सट्रीम पोजीशन हो, एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट किसी भी पोजीशन पे। तो ये जो लाइन आएगी ये किसकी आएगी, टोटल एनर्जी की, ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन और ये काइनेटिक एनर्जी की। तो ये क्या हो जाता है आपका ग्राफ किस किस के बीच में, एनर्जी के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। ठीक है, यस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, जैसे हम स्मॉल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। कहने का मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब न तो आप एनर्जी को बना सकते हो, नहीं उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तब क्या कर सकते हैं, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज। तो क्या स्टेटमेंट बनता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब न तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक सिस्टम जो कि आइसोलेट है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी न तो बना सकते हो न खत्म कर सकते हो, तो बस उसके अंदर एनर्जी की क्या हो रहे होंगे, चेंजेस। इसलिए अपन बोलते हैं कि जैसे अपनी जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो क्या है, कांस्टेंट। अब इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, तो एक एग्जांपल अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी बॉल को आप अगर ऊपर थ्रो करते हो तो उसमें एनर्जी के चेंजेस कैसे कैसे होते हैं वो देखना। सबसे पहले लेट्स अज्यूम मेरे हैंड में क्या है, बॉल है, मैंने उसको क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपनी जो मसल एनर्जी है, मसल एनर्जी मैंने किसको दी, बॉल को, और बॉल कहाँ गई, ऊपर। तो मसल एनर्जी का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी आपकी बॉडी की। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपकी जो केमिकल एनर्जी थी मसल्स के अंदर वो आपने बॉल को दी, बॉल का क्या हुआ, मोशन, और उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज। लेट्स अज्यूम वो h हाइट के ऊपर आ गई, तो आपने अपनी केमिकल एनर्जी से उसको क्या कर दी, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब उसको क्या दे दी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, और वो मोशन में है, तो उसको मोशन का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपने अपनी केमिकल एनर्जी किसको दी, बॉल को, और बॉल से कहाँ जा रही है, बॉल ऊपर जा रही है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो एक तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, और मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है तो आपने तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दी, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो रही है, इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। और जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई तो क्या हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। अब उसके बाद जब बॉल वापस नीचे आती है तो उस मूवमेंट पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। जब बॉल बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाती है, ग्राउंड पे टिप करती है, तो उस इंस्टेंट पे क्या होता है, एक साउंड आपको आती है। जैसे कोई भी बॉल प्लास्टिक की होती है तो काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है जब बॉल टिप करती है ग्राउंड पे, तो साउंड आ रहा है, इसका मतलब वो जो एनर्जी थी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो गई, एक तो साउंड एनर्जी में। और दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं सडन, तो उससे क्या होगा, हीट डेवलप होगी, तो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो कुछ एनर्जी तो यहाँ पे क्या हो गई, लॉस्ट, और वो बाउंस करके, अब बॉल अगर रबर की है, बाउंस करके वापस क्या जाती है, ऊपर, मतलब वापस उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या क्या होंगे, चेंज। तो इस टाइप से आपकी जो एनर्जी थी वो क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंटिन्यू चेंज होती रहती है, जब तक कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से तो बॉल फाइनल रुक नहीं जाती। और एयर रेजिस्टेंस का मतलब भी क्या है, फ्रिक्शन, कि मतलब धीरे धीरे बॉल क्यों रुक रही है बाउंस करना, क्योंकि जो फाइनल एनर्जी है वो लॉस्ट हो जा रही है हीट की फॉर्म में, फ्रिक्शन की वजह से। तो ये तो बात हुई एक एग्जांपल। सेकंड अपन बात करते हैं बाइक का, एक एग्जांपल तो मैं देता हूँ। बाइक के अंदर अपन क्या करते हैं, पेट्रोल फिल करवाते हैं। पेट्रोल का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी। उस पेट्रोल से क्या होता है, इंजन चलता है, इंजन के अंदर क्या होता है, कंबशन होता है, मतलब कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी की बेसिस पे जो पावर ट्रांसमिट हो जाती है इंजन के शाफ्ट से, कहाँ पे, टायर्स के अंदर। और कोई चीज़ मोशन कर रही है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। आपके टायर रोटेट कर रहे हैं, और टायर किसके कांटेक्ट में होते हैं, रोड के, ग्राउंड के, और रोड के ग्राउंड के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या होता है कि वो टायर घिसते जाते हैं, इसलिए अपन बोलता है कुछ टाइम बाद टायर जो होते हैं वियर हो जाते हैं। इसका मतलब वो जो मैकेनिकल एनर्जी अपन को मिली थी इंजन से, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, टायर के घिसने की वजह से, हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी की फॉर्म में, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जा रही है, लॉस्ट। इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंटिन्यू क्या हो रही है, कन्वर्ट
और एयर में वो चली जा रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एनर्जी इसका मतलब क्या, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, टोटल डिस्ट्रॉय कभी नहीं हो सकती, ना उसको अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट। एक सेम आपका प्रिंसिपल होता है कहाँ पे, पावर प्लांट में। जैसे कोई कोल पावर प्लांट है, कोल पावर प्लांट में क्या करते हैं, कोल को जला के स्टीम बनाते हैं, तो कोल की एनर्जी अपन ने स्टीम को दे दी, तो कोल की एनर्जी से क्या बन गई, स्टीम। उस स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, मतलब हीट एनर्जी से कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, उस टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है घूमने से। तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपन वापस अपने अप्लायंसेस चलाते हैं। जैसे अगर लाइट आपने चलाई तो लाइट एनर्जी मिल गई। मिक्सी अगर चलाते हो आप, फैन चलाते हो तो कौन सी एनर्जी मिल जाती है, वापस मैकेनिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब एनर्जी का ओनली क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन, मतलब टोटल एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है। नेक्स्ट के टॉपिक आता है पावर। जैसा कि अपन ने 9 में पढ़ा था वैसा ही है बिल्कुल सेम। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, वर्क डन। लेकिन वर्क डन को जिससे मेजर किया जाता है, जिस रेट से कि वर्क डन करने में टाइम कितना लग रहा है, जो इफिशियंसी होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर से। तो पावर क्या होता है, वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर किसी मशीन की बात करें कि मशीन को कोई वर्क करने में टाइम कम लग रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, उस मशीन की पावर क्या है, ज़्यादा। और अगर मशीन को कोई वर्क करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, उसकी पावर क्या है, कम। तो मतलब वर्क डन का जो मेजर होता है वो क्या होता है, पावर। इसलिए जनरली आपकी जितनी भी मशीन्स होती है वो किस में डिफाइन की जाती है, पावर के टर्म्स में। तो ये सिंपल हो गया। और इसका फॉर्मूला अगर अपन निकाले तो यही हो गया, कितना, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अगर एवरेज पावर निकालना है तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वर्क डन कितना होगा, dw अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस टाइम। अब यहाँ पे एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, d/dt ऑफ वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ मैं, F.S। यहाँ से पावर इक्वल टू, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ds/dt। ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होता है, v। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये तो बात हुई पावर की। पावर की यूनिट क्या होती है जनरली, वॉट। ये कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट होती है पावर की, वॉट। और अगर लार्ज क्वांटिटीज में आपकी पावर है तो उसको किस में मेजर करते हैं, किलोवॉट में। किलोवॉट कितना होता है, 10⁻³ वॉट। एक और क्या यूनिट होती है, हॉर्स पावर, HP कितना होता है, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, ये आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है, वो मेजर करी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी फॉर्म में, किलोवॉट आवर की फॉर्म में। तो ये जो किलोवॉट आवर है क्या है, आपकी कॉमर्शियल यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। क्या होता है 1 किलोवॉट आवर का मतलब क्या है कि 1000 वॉट का अप्लायंस 1 आवर के अंदर जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोवॉट आवर। लेकिन अपन को पता है कि एनर्जी की यूनिट तो कितनी होती है, जूल। तो 1 किलोवॉट का और जूल का क्या रिलेशन है वो अपन देखते हैं। तो 1 किलोवॉट आवर को अपन क्या लिख सकते हैं, किलो। किलो कितना होता है, 10⁻³ 1000 वॉट। वॉट का अपन क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। कैसे, ये किसकी यूनिट है, पावर की। लेकिन वर्क डन की कितनी होती है, जूल। ऐसा यूनिट और टाइम की क्या होती है, सेकंड। इसलिए अपन वॉट को क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय आवर। लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट हो गया, फाइनल कितना आ रहा है, 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 जूल। क्या लिख सकते हैं इसको, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। किसके इक्वल आ रहा है, 1 किलोवॉट आवर के। इसका मतलब 1 किलोवॉट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये बहुत ज़्यादा है। क्यों बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी 1 किलोवॉट आवर को अपन क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं वो किस में आते हैं, यूनिट्स में, कि कितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवॉट आवर। तो इतनी जब एनर्जी कंज्यूम हो जाती है तब 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने जब भी एनर्जी के बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है जनरली का इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए जो मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को किस में मेजर किया जाता है, किलोवॉट आवर में। ठीक है, थैंक यू।